सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए पूरा विपक्ष इसी बात पर शुरू से लेकर आज तक आपको टोक रहा है कि भाई आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, आपका अयतुल्ला खामेनी की मौत पर आप उस संवेदना क्यों नहीं प्रकट कर रहे हैं। हालांकि अब हस्ताक्षर हो गए, लेकिन वो खुलकर कह रहे हैं कि आप अमेरिका ने अटैक किया एक देश की संप्रभुता पर, इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे। कब तक भारत 14वां दिन युद्ध का हो गया है, ईरान खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, हमने उस पर निंदा में हस्ताक्षर कर दिया है यूएन की रिपोर्ट में 135 देशों के साथ, लेकिन हम खड़े कहां हैं और कब तक हम ये डिप्लोमेटिक साइलेंस इस पर बरकरार रखेंगे। देखिए, विपक्ष की जो नीयत है वो कितनी खतरनाक है आप समझिए। इस समय पूरी दुनिया में युद्ध का दौर चल रहा है। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये कह रहे थे क्यों आप रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, यूक्रेन के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है उसके बाद आप नहीं बोल रहे हैं। जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है कि कोल्ड वॉर के एरा से आज तक हमारी डिफेंस के ऊपर जो डिपेंडेंस है, पुराने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें रशिया से सबसे ज्यादा है। आप सोचिए, आज ये कह रहे हैं तेल के लिए, उस समय हम रशिया से तेल ले रहे थे, उसके बाद कह रहे थे रशिया के खिलाफ स्टैंड लीजिए। यानी जहां से भारत के आज भी 60% डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे रशियन ओरिजिन के हैं, वो और तेल की सप्लाई दोनों के खिलाफ भारत को लड़वा दो। अब आइए दूसरी चीज आपको बताता हूं, अमेरिका के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में इस समय, सबसे ज्यादा व्यापार जिस देश से होता है अमेरिका, अमेरिका से लड़ा दो। अब इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही है, भारत में डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में भारत का सबसे बड़ा मददगार देश कौन, इजराइल, इजराइल से लड़वा दो। यानी इनका उद्देश्य यह है कि जहां जहां से भारत की स्ट्रेंथ होती हो उन सारी जगहों से भारत की लड़ाई करवा दी जाए। आप सोचिए कि यह बचकानापन नहीं है, यह शातिरानापन है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब मैं बताता हूं आज भारत की स्थिति क्या है। मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर वो लोग भी हैं। आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा कि पिछले महीने फिलिस्तीन की विदेश मंत्री अभी कुछ दिन पहले भारत आई, और उनका नाम क्या है, डॉक्टर आगा बगीन शिरीन। और पहली बात तो या अल्लाह या तौबा बगैर हिजाब के आ गई, क्योंकि यहां तो हिजाब वाली कहते हैं ना, वही जो हिजाब वाली महिला एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और फिलिस्तीन की विदेश मंत्री बगैर हिजाब के। अब आइए, उन्होंने बोला क्या, उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध हैं, यह हमारे लिए अच्छी बात है। अब सुनिए, ये तो अभी सिर्फ जूता भिगोया उन्होंने, आगे जो मारा वो समझिए। उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल के साथ जो स्ट्रेटेजिक संबंध है उसकी बाध्यता हम समझते हैं, और अरब वर्ल्ड के साथ जो स्ट्रेटेजिक संबंध है उसकी बाध्यता हम समझते हैं, मगर हमें लगता है कि एक ऐसा देश है जिसपे दोनों का विश्वास है, इसलिए टू नेशन थ्योरी, यानी जो मानते हैं ना कि इजराइल और फिलिस्तीन साथ में रहेगा, उसका समाधान निकालने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता। अब बताइए, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, हमारे 3 प्रमुख इस समय आवश्यकताएं। पहली, कि युद्ध के मुकाबले शांति रहे यथासंभव। दूसरा, लगभग 1 करोड़ लोग जो हमारे खाड़ी के देशों में हैं वो सुरक्षित रहें। नंबर 3, हमारी ऊर्जा आवश्यकता के ऊपर दबाव ना आने पाए। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले हफ्ते में हर खाड़ी के देश से, मतलब यूएई से लेकर बहरीन, कतर, सबसे जाके उनके अध्यक्षों से बात की। कल ही ईरान के राष्ट्रपति से बात की, विदेश मंत्री जी ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, और यह भी बात आई है कि भारत के जहाजों को ईरान अटैक नहीं करेगा। ईरान ने मदद मांगी तो उनका एक जहाज चला गया यहां से और उसको इंटरनेशनल वाटर में जाते ही मार दिया गया। दूसरे जहाज ने यहां पे मदद मांगी कि हमको शरण दे दी जाए, तो कोच्चि में उनको दे रखा, उनके 250-300 आदमी साथ हैं। भारत पूरी तरीके से अपने हित को ध्यान में रखकर विश्व में एक संतुलन बनाते हुए आगे चल रहा है। इनकी जो थी वो पॉलिसी क्या थी, गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइन, किसी के साथ मत रहो। हमारी पॉलिसी नॉन अलाइन नहीं है, हमारी पॉलिसी ऑल अलाइन, यानी सब हमारे साथ आकर रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत गंभीरता के साथ, सजगता के साथ, सतर्कता के साथ चल रहे हैं, क्योंकि विरोधी परिस्थितियों में काम करने की जो क्षमता और दक्षता मोदी जी के पास है। तो मैं सिर्फ इसमें एक लाइन कहूंगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। भाई जवाब दीजिए आप। अजय जी, वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका और इजराइल से लड़ाई क्यों लगवाना चाहते हैं, अगर इजराइल भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को देता है, फिलिस्तीन भी देता है, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से प्रधानमंत्री ने बात की है और अब्बास अरागची से एस जयशंकर बात कर रहे हैं, तो दोनों से रिश्ते हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ है। 2-3 प्रश्न उन्होंने किया और आपके भी प्रश्न का जवाब होगा। पहला प्रश्न उन्होंने कहा कि अमेरिका से हम लड़ाई लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, पूरा देश और पूरा विश्व जान रहा है अमेरिका से आप लड़ने की स्थिति में कहाँ हैं, आप तो सरेंडर हैं।
यदि आपको लड़ने की ही स्थिति होती तो ट्रेड डील में आप क्लियर होते। आप एक तरफा अंतरिम जो एग्रीमेंट हुआ है वो आप करते ही नहीं, क्योंकि देश के आम लोगों के विरुद्ध है। सच्चाई ये है कि आप अमेरिका से लड़ नहीं सकते, क्योंकि एपस्टीन फाइल कहीं ना कहीं आपके लिए बाधक है। ये सच्चाई है, पूरा विश्व देख रहा है। और ये लड़ाई ही एपस्टीन फाइल वालों बनाम रूल ऑफ लॉ जो विश्व में चलना चाहिए, कैसी व्यवस्था विश्व में होनी चाहिए, उसके बीच लड़ाई चल रही है। तो आप किसके साथ है पूरा विश्व जानता है। आपने बात रखी कि हम रसा से भी लड़ाना चाहते थे, या हम चाहते थे कि रसा के बदले आप यूक्रेन का मदद करें। और आप जो है विपक्ष ने ये कहा था आपको तो दिक्कत हुई। पता है कि विपक्ष जब कहता है तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब अमेरिका का चाचा ट्रंप इनको कहता है तो इनको वो बात मान लेते हैं। ये रसा से तेल लेने की बात आई, हाँ ले लो, नहीं लेने की बात आई, नहीं लो, 30 दिन के लिए लेना है, हाँ 30 दिन के लिए आप ले लो। ये सबने देख लिया कि जब वो छूट देता है तब इनको उसके बाद में इनको उसके मूल पर जाने की बात आती है। फिलिस्तीन की एक झूठी यहां पे प्रचार की गई, 2 नेशन थ्योरी की बात आई। 89 देशों ने अभी कुछ ही दिन पहले सिग्नेचर किया है फिलिस्तीन के 2 नेशन थ्योरी के सिद्धांत को कि 2 राष्ट्र वहां होना चाहिए। और भारत ने भी भाई साहब साइन किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की अनुमति से ही हुआ होगा साइन। तो 2 नेशन थ्योरी का जो यहां पे भ्रम कुछ तीसरे अंकल में ही देना चाह रहे थे, कह रहा है कि भारतीय समाधान निकालेगा। नहीं, आपने कुछ उस पे और बात कही। अब न्यूट्रलिटी की बात, अब इन्होंने न्यूट्रलिटी की बात कही, और थोड़ा युद्ध पे भी आ जाएगा। न्यूट्रलिटी और साइलेंस में दोनों में अंतर होता है। एक न्यूट्रलिटी तटस्थता, न्याय के साथ साथ देने की न्यूट्रलिटी भारत की सदैव रही। 1953 में कोरियन क्राइसिस थी, नेहरू जी थे, उन्होंने विश्व में अपनी एक ताकत दिखाई और उस क्राइसिस को सॉल्व करने में न्यूट्रलिटी का ही प्रयोग किया। गुटनिरपेक्ष देशों का नेता हम शीत युद्ध के दौरान बने रहे। अभी जब विश्व में शीत युद्ध समाप्त हुआ है, आज भी भारत की पहचान तटस्थता के साथ, न्याय व्यवस्था के साथ खड़ी होती है, चुप्पी नहीं, साइलेंस जो लगातार है। क्या करना है? बीच में 10 सेकंड लास्ट में तो युद्ध पे आइए ना सर। युद्ध पर ही आ रहा हूं। मतलब अभी क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए? अब है कि हम लोग डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बायलेटरल डिप्लोमेसी, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, गुप्त डिप्लोमेसी, खुला डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक डिप्लोमेसी, आर्थिक डिप्लोमेसी, सैन्य डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री जी ने एक नई ज्ञान दिया है विश्व को, एक नया डिप्लोमेसी उन्होंने लाया है। जानते हैं क्या है वो सष्टांग डिप्लोमेसी है, दंडवत डिप्लोमेसी है। दंडवत हो जा रहे हैं। डिप्लोमेसी याद कीजिए, हमारे देश ने डिप्लोमेसी का हम शुरुआत किए थे, चाणक्य डिप्लोमेसी के जनक माने जाते हैं। और चाणक्य ने क्या कहा था? दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और दोस्त का दोस्त क्या होता है? दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। पर यहां पे एक नया दौर इन्होंने शुरू किया। दुश्मन जो है, हमारा दोस्त का जो दुश्मन है वो आपके दोस्त का जो दुश्मन है, मोदी जी उसको दोस्त बना रहे हैं। दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त बनाइएगा। और ईरान के यहाँ, और ईरान के बाद आप जाइएगा और ईरान से कहिएगा कि हमारे तेल सिक्योरिटी के लिए हॉर्मुज जो समुद्री मार्ग है उसको खोल दो। कैसे खोल देगा? कैसे खोल देगा? अभी वही लास्ट अभी क्या हाल है सबको पता है। लगभग 800 लोग हमारे जो है उस हॉर्मुज के पास में, हमारे लोग, और 24+3, हालांकि सरकार अभी गलत की, 4 था 3 है, 3 हमारे जो वहां पे टैंकर अभी रुके हुए हैं। एक टैंकर आया है, 2 दिन से खूब बड़ी बड़ी यहां पे चर्चाएं हो रही है, मीडिया भी एक से एक बातें कर रही है। जानते हैं कितना दुख हमको है? दुख इस बात का है कि लाइबेरिया का झंडा, लाइबेरिया देश आपने सुना है? किसी ने नहीं सुना होगा। लाइबेरिया कौन सा देश है? भारत को लाइबेरिया के देश के झंडे के तले लाना पड़े हमें अपना टैंकर, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। भारत क्या इतना छोटा हो गया? मोदी जी आप चुप्पी डिप्लोमेसी में और ढुलमुल डिप्लोमेसी में और बिना पेंदी का लोटा बना करके देश को क्या कर दिया कि हमें जो है लाइब्रेरिया से लाना पड़े उसके झंडे तले। हमारा भारत का झंडा आएगा। भारत की ये पहचान है। भारत स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है क्या? दौर पे रहा है। और डिप्लोमेसी उसी रूप में चलनी चाहिए थी जो फेल हो गई है मोदी जी की। आप जितना थेथराई कर ले। चलिए जवाब दीजिए। अब बिल्कुल फैक्चुअल जवाब देता हूं भाई साहब को। अब कांग्रेस पार्टी को पता भी होगा, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं। पिछले महीने भी 1.2 लाख मतलब 1.2 मिलियन बैरल खरीदा है। तो ऐसा नहीं कि हमने रोका है। दूसरी बात ये भी समझिए, पूछना चाहता हूं 2004 से 14 के बीच में कितना इन्होंने रशिया खरीदा? 0, टू बी वेरी प्रिसाइज 0.02%। क्यों? अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी।
दूसरी बात, 2006 में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में हमने ईरान के खिलाफ वोट कर दिया क्योंकि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। ये कोई ऐसा नहीं कि शोक प्रस्ताव पर्सनली भेजना था, वो मामला है, सीधे सरेंडर इसे कहते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि आज उसको मार दिया। सद्दाम हुसैन ने तो अनाज के बदले तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को दिए थे, बोलकर रिपोर्ट सद्दाम हुसैन को टांग दिया गया, आप क्या बोले? चुप। गद्दाफी को टांग दिया गया, क्या बोले? चुप। जबकि आपको तो एहसान मानना चाहिए था। सद्दाम हुसैन को कितना बड़ा दोस्त इंदिरा गांधी बोलती थी, राजीव गांधी से बड़े अच्छे संबंध थे। युद्ध पे सर, आज के युद्ध अब आप नहीं, अभी युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। सरेंडर बता रहा हूं, सरेंडर एक उदाहरण, डिप्लोमेटिक चुप्पी कब खत्म होगी, ये प्रश्न है फैक्ट सीधा। जाके चेक कर लीजिएगा। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा और वो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें आपके बॉम्बर स्क्वाड चाहिए, पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपका होगा, कमांड भी आपकी होगी। इससे बड़ा सरेंडर नहीं हो सकता। और खुद चाचा नेहरू के सगे भतीजे, यानी जो रियल में भतीजे थे, बीके नेहरू, वो अमेरिका में राजदूत थे भारत के। उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा है कि जब मैं वो लेटर देख के आया यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हुई कि मैं गाड़ी में बैठकर अपने को रोने से नहीं रोक पाया। बताइए ये क्या बात करने की बात करते हैं। अब आइए 2026। अब आपको पहले बताता हूं, ये सारी की सारी जो युद्ध शुरू हुआ है, आप इसकी जेनेसिस समझिए। ये 2023 अक्टूबर में हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक के साथ शुरू हुआ। क्यों हुआ? उससे जस्ट पहले की स्थिति थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था। यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी थी, सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था। सबको पता है, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को पता है 15-20 साल का रह गया है खेल तेल का, उसके बाद ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आने वाले हैं। तो ये सारे कंट्रीज अब अपने को डेवलप करके इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में, ट्रेड के सेंटर के रूप में डेवलप करना चाह रहे थे। ये इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई है, क्योंकि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, जैसे भारत पहले एक था, हम तो आज भी एक हैं इतने बड़े देश के रूप में। इस्लामिक वर्ल्ड किसी जमाने में एक था, अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत, रशीदन खलीफत के दौर में, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो वहां जो दूसरा ग्रुप था ईरान, उसको लगा कि भाई ये तो आज भी ताकतवर है, फ्यूचर में ताकतवर होंगे, तो क्या करो, ऐसी नब्ज दबाओ जिसपे कोई मुस्लिम देश बोल ही ना पाए, क्या यहूदियों पर अटैक करवाओ। आपने देखा, मगर जब इजराइल ने हमास पर अटैक किया तो पहले एक महीने तक न सऊदी अरब का कोई बयान, न यूएई का कोई बयान, न जॉर्डन का कोई बयान। ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई। और आज भी आप देख लीजिए, एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री आके माफी मांगते हैं कि पड़ोसी मुल्कों के ऊपर जो हमारी तरफ से मिसाइल गिर गए हैं उसके लिए अगले दिन फिर मिसाइल गिरते हैं। तो जिसे कहावत होती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यहां शादी वर्ड कहना ठीक नहीं है, मगर यहां कहना चाहूंगा बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना। छोटा सा जवाब, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगा। अभी आपको फिर एक फेक न्यूज फैलाया गया यहाँ कि रसा से हम तेल जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो 30% की पहले छूट मिलती थी, 10% प्रीमियम, मतलब 40% आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। क्या ये राष्ट्रीय हित ठीक है कि 40% उसी से फिर जाकर के दोबारा आप जाकर के वहां पे मिलाने लगे, और तब मजबूरी में आपको लेना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। अब AIEA का एक बार ये प्रश्न करते हैं, कई बार कर चुके, आज इनका जवाब मैं देना चाहूंगा। मैं मान लिया, हाँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की बात जो कर रहे हैं आपको जरा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जब हम भारत सिग्नेटरी हैं उसमें, तो हमको उसमें साइन करना होता है, और न्यूक्लियर स्टेट भारत है। भारत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते, उसका मेंबर होने के नाते उसको साइन करना होता। आज देख लीजिए, ब्रिक जो है हमारा मेंबर, और ब्रिक का हम अध्यक्ष हैं, भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, और रसा ईरान जो है वो मेंबर है, उस पर अटैक हो रहा है, आपकी आवाज एक शब्द नहीं निकलती, सिर्फ चुप्पी, सिर्फ क्या चुप्पी, बोलना है सर, क्या बोलना है? अरे भाई, आपको सच के साथ तो खड़ा होना है। ईरान पर आक्रमण हुआ क्या या हमला हुआ या नहीं? ईरान पर हमला हुआ, एपेस्टीन फाइल वालों ने हमला किया, क्या आप उस पर, अरे वही है एपेस्टीन फाइल वाला आपका वो नेतान्याहू एक गब्बर है, और एक दूसरा जो है सांबा है, और ये विश्व के पूरे सिस्टम को चाहता है कंट्रोल करना। क्या भारत की ये जिम्मेवारी नहीं है? वैश्विक जिम्मेवारी है। गाली किसको देनी है? गाली देने की जरूरत नहीं है। किससे लड़ना है जाकर? तो चुप्पी है, उनके युद्ध में किससे लड़ना है जाकर? इंडिया को चुप्पी है।